प्यारे बच्चों, आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 15 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे, अमोनिया। तो हेडिंग दीजिए अमोनिया। अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अणु सूत्र NH3, मॉलिक्यूलर वेट अणु भार इसका 14 3 17 हो जाएगा। वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी को हिंदी में वाष्प घनत्व कहा जाता है। यह होता है अणु भार का आधा। तो अणु भार 17 है तो 17 का आधा कितना हो जाएगा? तो 8.5। स्ट्रक्चर इसका हम लोग देखते हैं। अमोनिया, ये नाइट्रोजन हो गया, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो गया? 1। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया 3। हाइब्रिडाइजेशन sp3। शेप इसका पिरामिडल और बॉन्ड एंगल 107.80। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए अमोनिया बनाने की विधियां हम देख रहे हैं। पहला अमोनियम लवण से। अमोनियम लवण जो होते हैं जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम फास्फेट, इनको उच्च ताप पर गर्म करने पर अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। तो लिख सकते हैं कि उच्च ताप पर अमोनियम लवणों को गर्म करने पर ये अपघटित होकर अमोनिया गैस देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह हो गया अमोनियम सल्फेट, इसको गर्म करेंगे, इसका नाम हो गया अमोनियम सल्फेट। गर्म करेंगे तो यह घटित होकर अमोनिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको बैलेंस करते हैं। 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 हो गया। हाइड्रोजन 8 है तो 2 3 6 2 8 हो गया, SO4। ठीक है, जैसे मान लीजिए अमोनियम फॉस्फेट, इसको गर्म करेंगे तो यह घटित होकर अमोनिया प्लस HPO3 प्लस H2। बैलेंस कर लेते हैं। 3 नाइट्रोजन है तो यहाँ 3 लगा दिए। हाइड्रोजन 4 3 12 हो गया तो 3 3 9 10 2 12 PO4। ठीक है, बैलेंस हो गया। इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड। उसी तरह इसका नाम हो गया अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट। उसी तरह यदि अमोनियम कार्बोनेट को गर्म करें तो यह भी अपघटित होकर NH3 प्लस H2 प्लस CO2 गैस देगा। बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 लगा दिए। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है तो 3 दूनी 6 2 8 हो गया CO3। ठीक है, इसका नाम हो गया अमोनियम कार्बोनेट। तो इस तरह अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम कार्बोनेट यानी अमोनियम लवणों को गर्म करेंगे तो यह अपघटित होकर कौन सा गैस देंगे? अमोनिया गैस देंगे। अब इसको लिख लीजिए आप लोग। दूसरा मेथड देखिए, अमोनियम साल्ट का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया द्वारा। अमोनियम साल्ट जैसे अमोनियम क्लोराइड,
अमोनियम सल्फेट, इसका स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि के साथ कराने पर अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। अमोनियम क्लोराइड जैसे NH4Cl, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल वाष्प सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। देखो बाबू, यहां से NaCl निकल जाएगा, OH और इसमें से एक H मिलकर H2O निकल जाएगा। अब यहाँ एक H निकल गया तो बच गया NH3, तो ये हमारा NH3 यानी अमोनिया गैस प्राप्त हो गया। उसी तरह मान लीजिए कि यदि हम अमोनियम सल्फेट लें और इसकी अभिक्रिया मान लीजिए कि हम यहाँ KOH ले रहे हैं, KOH के साथ करा दें, क्या बन जाएगा? तो K2SO4 ही हो जाएगा, K2SO4 प्लस OH और इसमें से H लेकर के H2O निकल जाएगा। यहाँ दो OH है तो इसमें से दो H निकलेगा तो H2O हो गया। अब बच गया NH3। तो इस तरह से अमोनिया गैस प्राप्त हो। तो अमोनियम लॉर्ड, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट या अमोनियम लॉर्ड है, इसका स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इनके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? अमोनिया गैस उत्पन्न होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम देखते हैं अमोनिया गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी विधि। तो प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम किसको कहा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। स्लेक्ट लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो गया NH4Cl और स्लैग लाइम हो गया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लैग लाइम कहा जाता है। बुझा हुआ चूना, हिंदी में इसको बुझा हुआ चूना स्लैग लाइम। अब इसके मिश्रण को गर्म करेंगे, अमोनिया CaCl2 प्लस H2 बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहाँ CaCl2 है, 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन है तो यहाँ 2 हो गया, तो 2NH3 हो गया। अब देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं। ये हो गया 4 दूनी 8 और 2 10, 3 दूनी 6 और यहाँ 2 लगा दिए 10 हो गया, 6 4 10 हो गया। ऑक्सीजन 2 ठीक है, ठीक है। इस तरह हमको अमोनिया गैस प्राप्त हो गई। धातु के जो नाइट्राइड होते हैं जैसे एल्युमिनियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, इस पर वाष्प प्रवाहित करने पर भी अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं अगला, धातु के नाइट्राइड से, धातु के नाइट्राइड की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर
जल के साथ उच्च ताप पर कराने पर अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। जैसे एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया, उच्च ताप पर यह क्रिया होगी। किस ताप पर? उच्च ताप पर। तो यहां बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। उसी तरह जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम नाइट्राइड हो गया, इस पर जब प्रवाहित करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहां 3 हो गया और 3 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 लगा दिए, 3 ऑक्सीजन हो गया। ठीक हो गया। यहाँ 3 Mg है तो 3 कर दिए, N2 है तो यहाँ 2 लगा दिए। अब देख सकते हैं 3 या 9 हो गया ये, और 3 दूनी 6, 9 6 15, N2 हो गया, 3 हो गया। अब आपका हाइड्रोजन हो गया कितना? 3 या 9 और 6 15, यहाँ 2 लगा देते हैं, तो ये 2 3 6 हो गया, और ये हो गया 2 दूनी 4। ठीक है। अब चलिए हाइड्रोजन कितना हो गया? तो 6 18, 4 12, 18 12 30, तो यहाँ 15 लगा दिए। ठीक है। Mg3N2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और अमोनिया 2 हो गया, 6 दूनी 12, 3 3 9, और 9 6 15 हो गया। ऑक्सीजन सॉरी यहाँ 2 ना होगा, चलिए हो गया, 3 दूनी 6 6 12 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अमोनिया बनाने का हेबर विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। हेबर प्रोसेस अमोनिया के उत्पादन का। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इधर से नाइट्रोजन गैस पास कराते हैं और इधर से हाइड्रोजन गैस। ठीक है। हाइड्रोजन गैस कहां से आता है? तो हाइड्रोजन गैस आता है जल के विद्युत अपघटन से। जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस आ गया। नाइट्रोजन गैस कहां से आता है? तो नाइट्रोजन गैस आता है वायु के, द्रव वायु के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। हम लोग नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि में देखे थे वायु का प्रभाजी आसवन। तो वायु के प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग नाइट्रोजन गैस प्राप्त किए, जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस प्राप्त किए, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को 1 और 3 के अनुपात में, इसका 1 मोल रहेगा तो इसका 3 मोल, 1 और 3 के अनुपात में मिला करके ये कंप्रेसर है जहां का दाब 200 वायुमंडल है, इससे पास कराते हैं। यहां पर आया, यहां से संपीड़ित हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होकर के फिर इधर से यहां पर आया। इसमें आयरन का ऑक्साइड या उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, और इसके साथ साथ Al2O3 और K2O थोड़ी सी मात्रा में इसमें मिला हुआ है, ये उत्प्रेरक है। इस उत्प्रेरक से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण पास किया। टेम्परेचर कितना है? तो 700 केल्विन टेम्परेचर है। ये पास करेगा जब उत्प्रेरक आयरन ऑक्साइड
H2O3 और K2O से नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त करेगा तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। तो यहाँ पर अमोनिया बना, अमोनिया बनने के साथ साथ कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस भी इसके साथ इसमें चला जाएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस अमोनिया में बदलेगा, लेकिन कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस भी अमोनिया गैस के साथ साथ मिक्स होकर के चला जाएगा अशुद्धि के रूप में। यह यहाँ गया, यहाँ पर यह द्रव वायु में ये द्रव अमोनिया बन गया। अब द्रव अमोनिया तो यहाँ पर प्राप्त हो गया, लेकिन बचा क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ अमोनिया कलेक्ट हो गया, अमोनिया संग्रहित हो गया, और जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बचेगा यह इस नली द्वारा होकर के, देखिए यहाँ से नाइट्रोजन हाइड्रोजन इस नली द्वारा होकर के यहाँ पंप में आया और फिर संपीड़ित होकर के यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फिर यहाँ कैटलिस्ट यहाँ जो इधर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन आ रहा है इसी में आकर के ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल जाएगा और फिर से इसका रीयूज हो जाएगा और फिर से अमोनिया का उत्पादन हो जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट है अमोनिया के उत्पादन का हेबर प्रोसेस द्वारा, ठीक है ना। इसको बना लें, इसके बाद हम इसको डिटेल में लिखा है, बना लीजिए। तो चलिए हेबर प्रोसेस को अभी हम लोग फ्लो चार्ट द्वारा समझे, अब इसको डिटेल में लिखते हैं। अभी आपको बताया कि जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और वायु के प्रभावी आसवन से नाइट्रोजन दोनों को क्या करते हैं कि 700 केल्विन टेम्परेचर और कंप्रेसर में दाब कितना था, 200 वायुमंडल दाब से उत्प्रेरक क्या लिए थे, आयरन ऑक्साइड और K2O और Al2O3 से पास कराते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होता है। तो लिखते हैं वायु के प्रभावी आसवन से प्राप्त नाइट्रोजन गैस तथा, ये आपको हिंदी में दिक्कत होगा समझने, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त नाइट्रोजन गैस तथा जल के विद्युत अपघटन, जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त हाइड्रोजन गैस को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 700 केल्विन ताप तथा 200 वायुमंडलीय दाब पर आयरन ऑक्साइड K2O प्लस Al2O3 उत्प्रेरक से प्रवाहित करने पर अमोनिया गैस उत्पन्न होती है, अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। यहां पर इसको थोड़ा सा लिखते हैं इसे, Al2O3 तथा K2O मिश्रित आयरन ऑक्साइड उत्प्रेरक से प्रवाहित करने पर अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। रिएक्शन देखिए, N2 प्लस 3H2, यहां पर आयरन ऑक्साइड हो गया, K2O हो गया और Al2O3 उत्प्रेरक हो गया। टेम्परेचर 700 केल्विन और 200 वायुमंडलीय दाब हो गया। क्या बनेगा यहाँ पर, अमोनिया,
और इसमें हीट उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होती है। ये हेबर प्रोसेस का इक्वेशन हो गया। नाइट्रोजन जो कैसे प्राप्त होता है, तो वायु के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, हाइड्रोजन जो जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। दोनों को 700 केल्विन ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर आयरन ऑक्साइड उत्प्रेरक जिसमें K2 और Al2O3 भी मिश्रित होता है से पास कराते हैं तो अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं। यह अभिक्रिया उष्मादायी है, हीट निकल रहा है तो क्या होगा, उष्मादायी होगा। और देखिए उत्क्रमणीय है, ये साइन क्या बता रहा है, ये साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता का चिन्ह इसको कहा जाता है। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया तो बन ही रहा है, अमोनिया अपघटित होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी दे सकता है। तो नोट कर सकते हैं कि यह एक उत्क्रमणीय रिवर्सिबल एवं उष्मादायी यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। दूसरा चीज ये पूछा जाता है कि अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है। तो हम लोग पढ़े थे 11th में साम्यावस्था में ला सातेलिए का नियम। ला सातेलिए का नियम बताता है कि यदि किसी अभिक्रिया में उष्मा निकल रही है यानी उष्मादायी अभिक्रिया है तो टेम्परेचर कम रखेंगे तो उत्पाद ज्यादा बनेगा। 11th में पढ़े थे कि यदि कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उष्मादायी है, उष्मा निकल रही है, तो जब उष्मादायी अभिक्रिया होगी तो ताप कम रखेंगे यानी निम्न ताप रखेंगे तो उत्पाद ज्यादा बनेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ावा मिलेगा। तो अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए ताप निम्न रखना है, इसलिए 700 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं। दूसरा चीज कि दाब यहाँ अधिक रखना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो उत्पाद बन रहा है इसके मोल की संख्या अभिकारक के मोल की संख्या से कम है। रिएक्टेंट साइड में 3 1 4 मोल है और इधर कितना मोल है, 2 मोल है। तो मोल की संख्या यदि घटती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दौरान, मोल की संख्या घटती है, अभिकारक से उत्पाद के मोलों की संख्या कम होती है तो उच्च दाब देते हैं। यानी अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए क्या क्या अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो निम्न ताप और उच्च दाब। तो यहां लिखेंगे ला सातेलिए के नियम के अनुसार अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। क्या क्या अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो पहला निम्न ताप और दूसरा उच्च दाब और तीसरा देखिए अमोनिया अधिक बने इसके लिए यह भी जरूरी है कि बैकवर्ड रिएक्शन नहीं है, मतलब अमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं बने। तो अमोनिया यदि जैसे जैसे बनते जाएगा वैसे वैसे हटाते जाएंगे तो फिर अमोनिया के टूटने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि अमोनिया जब हट ही गया तो टूटेगा कैसे। तो अमोनिया को हटाते रहें और नाइट्रोजन हाइड्रोजन की सांद्रता क्या करें, बढ़ाएं। तो तीसरा हो गया नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ाना और अमोनिया को हटाते रहना, ठीक है। ये अनुकूल परिस्थितियां हुई कि निम्न ताप उच्च दाब, तीसरा हो गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ाना और अमोनिया को क्या करते रहना, हटाते रहना, और चौथा उत्प्रेरक, चौथा हो गया डी उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो उत्प्रेरक तो हम लोग यहां पर लिए हैं, क्या लिए हैं, आयरन ऑक्साइड K2 और Al2O3।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है और बोर्ड एग्जाम में भी। तो ये नोट कर लीजिए, यदि परीक्षा में आता है कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन का वर्णन करें, तो आपको ये पूरा लिखना है। फ्लो डायग्राम बना दे, फ्लो चार्ट बना दे तो और अच्छा, और ये पूरा लिख दे। यदि लॉन्ग क्वेश्चन है तो पूरा लिखेंगे, फ्लो चार्ट बना करके ये पूरा लिख दे, आपका फुल मार्क्स मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हेबर प्रोसेस, इसको नोट कर लें। तो अमोनिया गैस बनाने की विधियां देखने के बाद हम देखेंगे अमोनिया के भौतिक गुण। यह एक रंगहीन गैस है, यह हवा से रंगहीन होता है लेकिन इसमें स्मेल होता है, ठीक है ना, अमोनियाकल स्मेल, एक विशेष गंध होता है अमोनिया जैसा। अमोनिया जैसा गंध का मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, अमोनिया जैसा गंध क्या होता है? तो देखो आप, अमोनिया जैसा गंध यदि आप देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो जहां पर यूरिनल होते हैं, शौचालयों में जहां यूरिनल होते हैं, वहां पर आप जाइएगा तो एक विशेष तरह का बदबू उत्पन्न होता है। या जहां खटाल होता है, जहां गाय भैंस का पालन होता है अधिक संख्या में, वहां पर जाइएगा तो एक विशेष तरह का गंध वहां पर आता है। वह गंध अमोनिया के चलते आता है। क्यों अमोनिया के चलते वह गंध आता है? वहां से अमोनिया कैसे उत्पन्न होता है? तो देखिए, जो यूरिन होता है, पेशाब होता है जंतुओं का, उसमें पाया जाता है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, यह है यूरिया, यूरिन में पाया जाता है। अब यह क्या करता है कि जल के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट बना देता है। अब यह अमोनियम कार्बोनेट जब अपघटित होगा तो NH3+ H2O+ CO2 अमोनिया गैस उत्पन्न होगा। इसलिए जहां यूरिनल होते हैं या जहां पर गाय भैंस का पालन होता है, वहां पर उनके पेशाब के चलते एक विशेष तरह की बदबू, विशेष तरह का गंध उत्पन्न होता है। वह गंध किसके चलते होता है? तो इसी अमोनिया के चलते, क्योंकि यूरिन में जो यूरिया पाया जाता है वह अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, जो अपघटित होकर के क्या देता है? अमोनिया। अब आप समझ गए होंगे कि अमोनिया का स्मेल कैसा होता है। अमोनिया गैस हवा से हल्की होती है, ध्यान दीजिए। कोई गैस हवा से हल्की है कि भारी है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, इसका बहुत ज्यादा यूज आगे भी चैप्टर में आएगा। किसी भी गैस का वाष्प घनत्व, या नोट कर लीजिए, वाष्प घनत्व यदि 14.4 से कम है तो हवा से हल्की होगी, हवा से हल्की। इसको एकदम ट्रिक है एक तरह से, इसको नोट कर लेंगे। यदि किसी गैस का वाष्प घनत्व 14.4 से कम है तो वह हवा से हल्की होगी, और 14.4 से अधिक होगा तो हवा से भारी होगी, ठीक है। वाष्प घनत्व कैसे पता चलेगा? तो अणुभार सबको निकालने आता है, अणुभार का आधा कर देंगे तो वाष्प घनत्व हो जाएगा। अब जैसे अमोनिया की बात करें, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, अणुभार नाइट्रोजन का 14 और 3 17 हो गया, 17 अणुभार हो गया, तो वाष्प घनत्व इसका आधा 8.5। अब यह वाष्प घनत्व देखिए 14.4 से क्या है? कम है, इसलिए हवा से हल्की है। अब यदि आप कहिए कि ऑक्सीजन गैस हवा से हल्का है कि भारी, तो चलिए कोई बात नहीं, इसका अणुभार निकालिए। 16 दूनी 32, 32 अणुभार हो गया, तो वाष्प घनत्व कितना होगा? 32 का आधा यानी 16। अब वाष्प घनत्व 16 हो गया तो 14.4 से क्या अधिक है, इसलिए हवा से क्या होगा? भारी होगा। अब किसी भी गैस के बारे में आप निकाल सकते हैं कि वह हवा से हल्की है कि भारी। क्लियर? अब तीसरा है कि यह जल में घुलनशील होता है। अमोनिया जल में बहुत अधिक घुलनशील होता है। क्यों अधिक घुलनशील होता है? तो देखो, अमोनिया जो है, अमोनिया सहसंयोजी यौगिक है, लेकिन यदि कोई सहसंयोजी यौगिक जल में घुलनशील है तो इसका मतलब कि वह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ इसका रीजन हो गया। ये क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है कि अमोनिया गैस जल में अधिक घुलनशील होता है, क्यों? तो क्या इसका आंसर देंगे? अमोनिया जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड
बना सकता है, इसलिए यह जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। तो यह कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? तो इंटरमॉलिक्यूलर। तो NH3 जल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि अमोनिया जल में अधिक घुलनशील क्यों होता है, अधिक विलेय क्यों होता है? तो इसका ये आंसर होगा। अमोनिया को उच्च दाब पर क्या कर सकते हैं? द्रव में बदल सकते हैं, द्रवित कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तब इसके बाद हम देखेंगे अमोनिया के रासायनिक। अब हम लोग देखते हैं अमोनिया के रासायनिक गुण के बारे में। देखिए, पहला बेसिक नेचर, क्षारीय गुण या क्षारीय प्रकृति। अमोनिया जो होता है बेसिक होता है। बेस के बारे में हम पढ़े आ रहे हैं थ्योरी कि बेस जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, तो यह भी जलीय विलयन में OH-, हालांकि इसमें OH नहीं है, लेकिन जलीय विलयन में यह OH- जल का OH निकाल देता है। यह जलीय विलयन में OH- आयन देता है, जो इसके क्षारीय गुण को दर्शाता है, गुण को दर्शाता है। देखिए, NH3 जल से विक्रिया करेगा तो पहले यह देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन में टूटेगा तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जल में जैसे ही घुलेगा, जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, जल में जैसे ही घुलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट कर जाएगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। तो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ निकल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कि यह कैसा होता है? क्षारीय। अब ये कहां से देता है? तो यह क्या करता है कि इसमें से H+ ले लेता है। H+ कैसे लेगा? तो हम लोग जानते हैं कि अमोनिया में यहाँ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और OH भी हो गया। यहां पर H+ के रूप में जब ये निकलेगा तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब H+ में एक भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यह अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यह आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा NH3, और H+ आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर NH4+, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, या एक जोड़ा अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये अमोनियम आयन हो गया। और H+ जब यहाँ से निकला, जैसे यहाँ पर OH है, H2O है, तो H+ जब यहाँ से निकल गया तो क्या बच गया? OH- ही बच जाएगा, और यही OH- निकल जाता है। एक बार फिर से देखिए, NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जल से यह H+ को ले, यहां से चूंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और H+ में एक भी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके साथ जुड़ सकता है। तो H+ जब जुड़ गया तो क्या बच गया? OH-, तो OH- निकल गया, इसलिए यह क्षारीय गुण दर्शाता है। प्रोटॉन यह ले रहा है, H+ ले रहा है, तो ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के अनुसार भी यह क्या होगा? बेस होगा। ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी हम पढ़ेंगे, जो H+ देता है वह एसिड, और जो H+ लेता है वह बेस। तो H+ ये ले रहा है, इसलिए क्या हो गया? बेस, उस सिद्धांत के आधार पर। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यह दे रहा है, यहाँ देखिए H+ को दे रहा है, तो इस आधार पर लेविस थ्योरी के अनुसार भी यह क्या हो गया? बेस हो गया। तो आपको तीनों कांसेप्ट के आधार पर बता दिए। अब देखिए, यह बेस है तो एसिड से रिएक्शन करके क्या देगा? साल्ट देगा। यदि कोई कंपाउंड एसिड से रिएक्शन करके साल्ट देता है, मतलब वह कंपाउंड बेस है। तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है।
NH3 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो अमोनियम क्लोराइड या व्हाइट फ्यूम होता है, श्वेत धुआं की तरह होता है, व्हाइट फ्यूम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वह कौन सा गैस है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ श्वेत धूम देता है, व्हाइट फ्यूम देता है। तो व्हाइट फ्यूम में क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, और यह कौन सा गैस हो गया, तो अमोनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एक गैस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके व्हाइट फ्यूम उत्पन्न करता है वह कौन सा गैस है, अमोनिया गैस। और ये व्हाइट फ्यूम किसका बना, तो अमोनियम क्लोराइड का। व्हाइट फ्यूम मतलब श्वेत धुआं। अब देखिए एसिड है और ये अमोनियम क्लोराइड साल्ट बना, तो इसका मतलब यह क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहां से भी प्रमाणित हो रहा है कि अमोनिया क्या होता है, बेस। दूसरा कि लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यह रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, और रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है, बेस करता है, इसलिए बेस हो गया। तो लिखेंगे कि यह रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो ये हम लोग देखिए अमोनिया के क्षारीय गुण, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लवण के साथ अभिक्रिया। इसमें देखिए पहला, यह एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप देता है, श्वेत अवक्षेप देता है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। अमोनिया मतलब अमोनिया का जलीय विलयन, जितने भी अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं यह अमोनिया के जलीय विलयन के साथ, अमोनिया के जलीय विलयन के साथ, ये सब अभिक्रिया जो है अमोनिया के जलीय विलयन के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अमोनिया का जलीय विलयन मतलब क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया को जल में घुलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, तो यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यहां से OH यहां चला आएगा, Cl यहां पर चला आएगा, क्या बन जाएगा देखिए, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। यह अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप होता है, श्वेत अवक्षेप। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहां 3 हो गया, यहां भी 3 हो गया। उसी तरह यह फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके फेरिक हाइड्रोक्साइड का ब्राउन अवक्षेप देता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट अवक्षेप देता है। ठीक है, फेरिक क्लोराइड हो गया FeCl3, अमोनिया का जलीय विलयन यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अभिक्रिया उसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, OH यहां आएगा, Cl यहां जाएगा, क्या बन जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया। यह ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, ब्राउन अवक्षेप होता है, प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप, और यहां बन गया अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये सभी लवण के साथ जितनी अभिक्रिया होती है सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आयन का अदला बदली होता है, आयन OH यहां चला आया, Cl यहां चला आया। इसी तरह क्रोमियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा, यह क्रोमियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है, हरा अवक्षेप देता है। क्रोमियम क्लोराइड हो गया,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होगा, बिल्कुल सेम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, OH यहाँ आएगा, Cl यहाँ जाएगा, तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, इसका ग्रीन प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है। कॉपर सल्फेट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यह कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करके टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट का डीप ब्लू यानी गहरा नीला सॉल्यूशन देता है। देखिए कॉपर सल्फेट हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट। इसको बैलेंस कर देते हैं, NH3 यहाँ 4 है तो यहाँ 4 कर दिए, H2O यहाँ 4 तो यहाँ 12 हो गया, ये 4 4 का 16, तो ये तीन 4 का 12, चार 4 का 16 और 4 20 हो गया, और ये हो गया 4 3 12 8 20 4 हो गया। ठीक है। इसका नाम है टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट। यह डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अमोनिया का टेस्ट इसके द्वारा किया जाता है। अमोनिया के जलीय विलयन को या अमोनिया गैस को यदि कॉपर सल्फेट विलयन से पास कराते हैं तो विलयन का रंग डीप ब्लू हो जाता है। तो डीप ब्लू सॉल्यूशन जब मिलेगा तो हम समझेंगे कि वह कौन सा गैस पास कराए थे, अमोनिया गैस पास कराए थे, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया और वह कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके ये टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका नाम टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट। इसका नाम कैसे लिखा जाता है हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब पढ़ेंगे 12th में ही, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहां देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब हम देख रहे हैं अमोनिया के ऑक्सीडेशन के बारे में। अमोनिया को जब गर्म CuO से प्रवाहित करते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड से, तो अमोनिया नाइट्रोजन में ऑक्सीकृत हो जाता है और CuO को कॉपर में ऑक्सीकृत कर देता है। उसी तरह जब अमोनिया को वायु में, एक्सेस वायु में मिलाकर के प्लेटिनम उत्प्रेरक से पास कराते हैं 500 केल्विन ताप और 9 बार दाब पर, तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसको कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन, कैटलिस्ट की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसको कैटेलिस्टिक ऑक्सीडेशन, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अमोनिया का इसको कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, कैटलिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है, या नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका उपयोग किया जाता है जब नाइट्रिक अम्ल हम पढ़ेंगे, नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन ओस्वाल्ड प्रोसेस द्वारा, तो यह रिएक्शन आएगा, इस रिएक्शन का उपयोग होगा। तो यहां लिख देते हैं, इसका उपयोग ओस्वाल्ड प्रोसेस द्वारा नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में होता है, नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनिया का कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन। कैटलिस्ट की उपस्थिति में अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। ये भी रिएक्शन बोर्ड में पूछा जाता है कि जब तत्व
CuO से अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन, ये क्वेश्चन आता है, नोट कर लें इसको। अब अमोनिया के विलयन की जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया देखते हैं। जिंक सल्फेट विलयन की अभिक्रिया अमोनिया के जलीय विलयन के साथ कराने पर जिंक हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिए जिंक सल्फेट हो गया, अमोनिया का जलीय विलयन मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे लवण के साथ अभिक्रिया हम पढ़े थे, बिल्कुल वही अभिक्रिया है। मूलकों का अदला बदली होगा, OH यहाँ आएगा, SO4 यहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा, तो जिंक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बन गया और अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट या श्वेत अवक्षेप होता है, श्वेत अवक्षेप। उसी तरह सिल्वर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय अमोनिया के साथ कराने पर डाइएमीन सिल्वर 1 क्लोराइड प्राप्त होता है। देखिए सिल्वर क्लोराइड हो गया, इसकी अभिक्रिया अमोनिया के जलीय अमोनिया के साथ करा रहे हैं, एक्वस अमोनिया के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसका नाम है डाइएमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। 1 यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है सिल्वर का, नोट कर ले इसको। देखिए क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, हालांकि ये हम लोगों को हाइड्रोजन में भी पढ़ना है इसी चैप्टर में आगे। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया 2 कंडीशन में होता है, एक जब अमोनिया एक्सेस में हो और दूसरा क्लोरीन एक्सेस में हो, यानी अमोनिया अधिक मात्रा में हो और क्लोरीन अधिक मात्रा में। तो जब अमोनिया अधिक मात्रा में होगा तो यह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन गैस का निर्माण करेगा और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। और जब क्लोरीन अधिक मात्रा में होगा, यहाँ क्लोरीन अधिक मात्रा में है तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। यह एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक पदार्थ है, एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ है और HCl बनता है। ठीक है, 2 कंडीशन हो गया, एक अमोनिया के आधिक्य में और दूसरा क्लोरीन के आधिक्य में। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया 453 से 473 केल्विन ताप पर तथा 220 वायुमंडलीय ताप पर अमोनिया की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने पर अमोनियम कार्बामेट बनता है, NH2COONH4 अमोनियम कार्बामेट। यह अपघटित होकर के NH2CONH2 यानी यूरिया का निर्माण करता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम लोग को इसी चैप्टर में फिर आगे जब हाइड्रोजन पढ़ेंगे तो पढ़ना है, ये परीक्षा में आता भी है, तो इसको नोट कर लें। तो हम लोग अमोनिया गैस बनाने की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण देखें। अब अमोनिया गैस की जांच कैसे करेंगे? यदि किसी रिएक्शन के दौरान अमोनिया गैस निकला है तो वह अमोनिया गैस है, इसकी जांच कैसे करेंगे? तो देखिए पहला नेस्लर रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है। K2HgI4 के क्षारीय विलयन को नेस्लर रिएजेंट कहते हैं। यानी K2HgI4 में यदि KOH मिला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, तो K2HgI4 प्लस KOH ये मिश्रण कहलाता है नेस्लर रिएजेंट। अब नेस्लर रिएजेंट को यदि अमोनिया
या अमोनियम लवण के विलयन में डाला जाए तो ब्राउन औक्षय प्राप्त होता है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि जो कंपाउंड लिया गया था या गैस लिया गया था वो अमोनिया या अमोनिया का लवण है। एक बार फिर समझिए, K2HgI4 के क्षारीय विलयन को क्या कहते हैं? नेचुरल रिएक्शन। यानी K2HgI4 में KOH मिला दिया जाए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, मिला दिया जाए तो दोनों का मिश्रण यानी K2HgI4 प्लस KOH यह कहलाएगा नेचुरल रिएक्शन। अब इससे अमोनिया या अमोनियम लवण की पहचान होती है। यदि अमोनिया गैस प्रवाहित करें इससे या अमोनियम लवण इसमें मिला दें तो ब्राउन औक्षय प्राप्त होता है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि वह अमोनिया या अमोनियम लवण है। अब जैसे देखिए, यह K2HgI4 और KOH ये दोनों का विलयन यह कहलाता है नेचुरल रिएक्शन। अब इसमें अमोनिया प्रवाहित किए तो यही बनता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, इसको कहा जाता है। यह मिलन्स बेस है, आयोडीन मत लगाओ, आयोडाइड इसका हो गया। यह ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है जिससे जांच होती है कि वह अमोनिया या अमोनियम लवण है। और भी इसके जांच के तरीके हैं। यह क्षारीय होता है तो यह रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। हम लोग अभी पीछे रिएक्शन पढ़े हैं लवण के साथ अभिक्रिया में कि कॉपर सल्फेट के विलयन को यह क्या कर देता है? गहरा नीला कर देता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यदि अमोनियम लवण है उसमें एक ड्रॉप भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिएगा तो उजला धुआं निकलने लगता है। या अमोनिया गैस को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रवाहित कीजिए तो व्हाइट फ्यूम्स उजला धुआं की तरह निकलने लगता है। तो ये सब हुआ कि अमोनिया का जांच हम लोग कैसे करें। तो इस तरह हम लोग अमोनिया के बारे में देखें। अब पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर और आज के लेक्चर पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो पिछले लेक्चर के क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, 3 क्वेश्चन दिए गए थे। आज के लेक्चर पर आधारित ये क्वेश्चन है, एक गैस HCl के साथ व्हाइट फ्यूम देता है, वह गैस है, इसमें से आपको बताना है। दूसरा, जली NH3 की अभिक्रिया निम्न में से किसके साथ कराने पर गहरा नीला विलयन प्राप्त होगा, ये भी आपको रिएक्शन में बताया गया है रासायनिक में। तीसरा देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये आपको हम क्वेश्चन का आंसर ही बता दे रहे हैं। अमोनिया को शुष्क करने के लिए, अमोनिया जो हम लोग प्रयोगशाला में तैयार करते हैं या किसी भी विधि से अमोनिया तैयार करते हैं, यदि उस अमोनिया में नमी हो, जल हो, तो उसको शुष्क कैसे करेंगे, सूखा कैसे करेंगे, ड्राई कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है, कंडीशन में पूछा हुआ है कि शुष्क करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, P4O10, अनादर्श एसिड। ध्यान दीजिए, तो उसके साथ हम इसका यूज करेंगे। अमोनिया को उसके साथ ही शुष्क कर सकते हैं, उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके साथ वो अभिक्रिया नहीं करे। यानी चारों में से जिसके साथ अमोनिया अभिक्रिया नहीं करेगा उसी के साथ उसको हम शुष्क कर सकते हैं। तो देखिए, अमोनिया जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके अमोनियम सल्फेट बना लेता है। अमोनिया यदि अनादर्श CaCl2 से पास कराया जाए तो यह योगज उत्पाद एडिशन प्रोडक्ट बनता है, दोनों जुड़ जाते हैं, एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। और यदि अमोनिया को P4O10 से पास कराया जाए तो P4O10 अमोनिया के जलीय विलयन जल के साथ अभिक्रिया करके पहले फास्फोरिक अम्ल बनाएगा और यह फास्फोरिक अम्ल अमोनिया से अभिक्रिया करके अमोनियम फास्फेट बना देता है। तो अमोनिया को न तो H2SO4 से पास करा सकते हैं, न CaCl2 से पास करा सकते हैं और न P4O10 से पास करा सकते हैं। इन तीनों से पास कराकर उसको शुष्क नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन तीनों से पास कराएंगे तो वह विक्रिया कर लेगा, इसलिए इन तीनों से पास कराकर उसको शुष्क नहीं किया जा सकता है, ड्राई नहीं किया जा सकता है। तो एकमात्र ऑप्शन कौन बच रहा है? अब आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह हम लोग अमोनिया के बारे में पूरा डिटेल में उसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेज और अमोनिया का टेस्ट कैसे करते हैं ये हम लोग देखें। ठीक है, आशा है आप लोग प्रत्येक लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से देखते होंगे, समझते होंगे, नोट करते होंगे और उसका आंसर बहुत बच्चे आंसर उसका दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में प्रत्येक लेक्चर का। आप लोग भी जो नहीं दे रहे होंगे वो निश्चित रूप से देंगे। थैंक यू।